नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी से जुड़े हुए हैं उनको लेके आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हर जानकारी को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पेंशनर ने लगाई एसबीआई की क्लास। आपने हमें 9,04,777 एरियर दिया, मगर एरियर देने में देरी की, अब हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बैंक के ब्रांच में ऐसे 5 या 10 पेंशनर हों जो बैंक की क्लास लगा सकें, तो कहीं ना कहीं बैंक के स्टाफ को भी सुधरना पड़ेगा। जी हां, एसबीआई ने पेंशनर को एरियर का भुगतान तो कर दिया। उनको एरियर का भुगतान किया दोस्तों 9,04,777 रुपए का, लेकिन उस भुगतान को करने में दोस्तों लगभग 5 से 6 साल की देरी कर दी। तो इस बात को लेकर के, इस देरी को लेकर के पेंशनर ने आरटीआई लगा दी कि जो आपने मुझे देरी से भुगतान किया है उसका आप मुझे ब्याज दें। हालांकि बैंक ने मना किया है, बैंक ने बोला कि हम ब्याज नहीं दे सकते, लेकिन उसके ऊपर भी पेंशनर ने जो है उसके ऊपर अपील कर दी है कि मुझे ब्याज चाहिए, क्योंकि आपने हमारा जो पेंशन है, हमारा जो एरियर है वो देरी से दिया, और तब तक पेंशनर की डेथ हो चुकी थी, और आप जो कार्रवाई कर रही है वो फैमिली पेंशनर कर रही है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप भी जागरूक बने, आप भी प्रेशराइज करें बैंक को, तो आगे से कहीं ना कहीं बैंक्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि पेंशनर को उनका भुगतान, उनका जो ड्यू है वो सही समय पर दिया जाए। चलिए मैं आरटीआई और उसका जवाब दिखाता हूं। दोस्तों, ये एसबीआई की तरफ से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब आया 4 मार्च 2024 को, और इसमें पेंशनर ने अपने लिए ब्याज का क्लेम किया था, क्योंकि पेंशनर को जो एरियर का भुगतान किया एसबीआई ने वो देरी से किया, जिस वजह से पेंशनर ने अपने एरियर के अमाउंट के ऊपर ब्याज का क्लेम किया था। आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए श्रीमती संतोष देवी जी ने यह क्लेम किया था। उनको पहले जुलाई 2023 में 6,71,752 रुपए का एरियर मिला। उसके बाद उनको बताया गया था कि आपका एरियर इतना ही बनेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कार्रवाई की, ग्रीवेंस डाला, उसके बाद उनको दोबारा से एरियर का भुगतान किया गया 2,33,025 रुपए। उसके बाद कुल मिलाकर के उनको 9,04,777 रुपए उनको एरियर दिया गया, जो कि जो पेंशनर हैं उनके जीवित रहते के समय का ये एरियर था। उसी बीच में पेंशनर का देहांत भी हो जाता है, और अभी जो एरियर ये मिला ये फैमिली पेंशनर को मिला, श्रीमती संतोष देवी जी को। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब इन्होंने ये क्लेम किया, इन्होंने ग्रीवेंस लगाया, इन्होंने ये आरटीआई में ये जो है एप्लीकेशन डाला कि आपने 568 का सर्कुलर का एरियर भी देरी से दिया, 555 यानी कि ओआरओपी 1 का भी, 570 यानी कि जो 7वें पे कमीशन का भी, सारा एरियर मिलाकर के जो आपने हमें भुगतान कर दिया 9,04,777 रुपए भुगतान तो कर दिया, लेकिन ये आपने देरी से किया है, जिस वजह से मुझे 2017 से लेकर के ब्याज दीजिए। तब जाकर के ये आरटीआई का जो जवाब आया है एसबीआई की तरफ से, उसको थोड़ा सा समझते हैं। आरटीआई का जवाब में आरटीआई में एसबीआई ने क्या बोला है, देखिए एसबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि आपके जो पीपीओ है उसमें क्वालिफाइंग सर्विस नहीं था, यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस ना होने की वजह से हमने आपको 555 का, 570 का, 568 का ये सारा एरियर का भुगतान नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ये जो जस्टिफिकेशन बैंक द्वारा दिया गया है, ये गले से नीचे उतरने वाला पॉइंट नहीं है। अगर क्वालिफाइंग सर्विस नहीं था तो इससे पहले कैसे पेंशन दे दिया, उससे पहले फिर रिकॉर्ड ऑफिस से क्यों नहीं पूछा गया कि इसका क्वालिफाइंग सर्विस इन पेंशनर का कितना है, पीसीडीए से क्यों नहीं पूछा गया कि क्वालिफाइंग सर्विस जब नहीं है तो हम कैसे उनका पेंशन का जो है भुगतान करें। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये जो जवाब आया है आरटीआई से, ये जो है थोड़ा सा गले से उतरने वाला नहीं है, लेकिन हालांकि पेंशनर ने इस जवाब के ऊपर भी अपना अपील फाइल कर दिया है कि आपने फिर, अगर मेरा क्वालिफाइंग सर्विस मौजूद नहीं था आपके पास, तो उससे पहले भी आप पेंशन देते रहे कम रेट में, उसको कैसे दिया? फिर आपने रिकॉर्ड ऑफिस से पूछा था क्या, आपने पीसीडीए से पूछा था क्या कि आप मेरा क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, इन पेंशनर का क्वालिफाइंग सर्विस कितना है? आपके पास क्वालिफाइंग सर्विस नहीं था और आप सो गए, आपने एरियर का भुगतान ही नहीं किया। अब मुझे आप जो भी एरियर आपने देरी से भुगतान किया उसके ऊपर ब्याज चाहिए। हम पेंशनर्स को सबसे कमजोर तबका माना जाता है कि ये कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं, चाहे सही रिवीजन हो ना हो, लेकिन हम अगर जागरूक हो तो हम भी इस तरीके से बैंक की खटिया खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक की वजह से डिले हुआ है एरियर के भुगतान में, तो ये बिल्कुल हमारा अधिकार बनता है कि आप हमें ब्याज भी दें उस पैसे के ऊपर। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इक्वल एमएसपी में मिलेगी एक और तारीख, या होगा सबका एमएसपी 15,500?
आज 5 मार्च है और आज आप सबको पता है कि इक्वल एमएसपी के ऊपर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख है। तो आप क्या समझते हैं दोस्तों कि आज क्या होगा? मेरे हिसाब से तो अगली तारीख मिलेगी, कुछ नहीं होगा। अगर सुनवाई होगी भी, अगर दलीलें रखी भी जाएंगी तो अगली तारीख मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, केस में थोड़ा सा प्रोग्रेस हो सकता है कि आगे की सुनवाई के लिए थोड़ा सा जो है कम मैटर बच जाए, लेकिन होगा वही, अगली तारीख मिलेगी। आज हमें 15,500 के ऊपर कोई भी ठोस फैसला नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या राय रखते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी का एरियर मिलना जारी है, साथ में आया मार्च 2024 का महीने का पेंशन स्लिप भी, एरियर 39,719। या दोस्तों, आज भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनका ओआरओपी के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। किसी को पूरा एरियर ही भुगतान नहीं हुआ है, किसी को दूसरा तक किस्त हो गया, तीसरा चौथा नहीं हुआ है, किसी को तीसरा तक हो गया, चौथा नहीं हुआ है। तो ऐसे पेंशनर्स का भुगतान अभी भी चल रहा है। चलिए मैं आपको पेंशन स्लिप दिखाता हूं और पेंशनर को किस तरीके से अभी मार्च के महीने में भुगतान हुआ है और मार्च के महीने का पेंशन स्लिप भी जारी हुआ है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, ये मार्च महीने का पेंशन स्लिप है, मार्च 2024 का। ये पेंशन स्लिप उन पेंशनर का जारी होगा दोस्तों जिनका मार्च के महीने में कोई भुगतान होगा, यानी कि इन पेंशनर को अभी अभी एरियर का भुगतान हुआ है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका एरियर का भुगतान बचा हुआ था जो कि 39,719 रुपए था और इसका भुगतान मार्च के महीने में हो गया है। अभी पेंशनर ने कंफर्म किया है कि उनके अकाउंट में भी पैसा आ चुका है, तो उनका ये जो है एरियर सीट यानी कि जो पेंशन स्लिप है मार्च महीने का, वो एडवांस में जारी हो गया। हालांकि जब मार्च का पेंशन आएगा तब उनका अलग से पेंशन स्लिप भी आएगा। ये एडवांस में जो है दोस्तों एरियर वाला पेंशन स्लिप है। हालांकि पेंशन स्लिप से पहले उनको ये वाला मैसेज भी आ गया था, ये देखिए, डियर फयाज अहमद भट्ट, योर बैंक अकाउंट नंबर फलाना इज बीइंग क्रेडिटेड विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 39,719 रुपए ऑन 2 मार्च। यानी कि ये एडवांस इंटीमेशन उनको आ चुका था। उसके बाद दोस्तों उनको ये पेंशन स्लिप भी जारी हुआ है और उनके अकाउंट में जो है ये ओआरओपी 2 का एरियर है, वो एरियर जो है क्रेडिट हो चुका है दोस्तों। अगर एरियर का भुगतान हुआ है इस महीने में तो इस महीने का जो है पेंशन स्लिप एडवांस में जारी हो गया। अब हर कोई पेंशनर का पेंशन स्लिप जारी नहीं हुआ है, कहीं आप खोल के देखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जिनका एरियर का भुगतान हुआ है उस महीने उनका जो है एडवांस में जो है पेंशन स्लिप जारी हो जाता है। अगली जानकारी दोस्तों, 50% डीए मर्ज पर क्या फायदा होगा? जी हां, पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे हैं, सर 50% अगर डीए मर्ज होता है तो क्या फायदा होगा? 2-3 दिन पहले एक कमेंट भी आया था इसके ऊपर और मुझे व्हाट्सएप में भी पूछा गया है कि 50% अगर मर्ज होता तो फायदा क्या होगा, क्योंकि 50% मर्ज होते डीए तो 0% हो जाएगा, तो फायदा क्या है? मैं आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, यहां पर मर्ज होने पर क्या होगा, इस यहां पर मैं लिखूंगा मर्ज ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए 10,000 रुपए आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन है, 10,000 रुपए आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन है। मान लीजिए आपका 50% मर्ज हो जाता है तो 5,000 रुपए मर्ज हो जाएगा, 5,000 मर्ज होके आपका बन जाएगा बेसिक 15,000 हो जाएगा। और अगर मर्ज ना हो तो 10,000 ही रह जाएगा, 10,000 ही रह जाएगा आपका। अब अगर आपका मान लीजिए 50% मर्ज होता है तो ये क्या होगा, 15,000 हो जाएगा। आगे जब 5% मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5% अगर डीएडीआर बढ़ता है, मैं 5% एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आगे बढ़ेगा 5%, ऐसा नहीं है, कितना भी बढ़ सकता है, 4 या 3 या 5 भी हो सकता है। आगे अगर 5% बढ़ता है तो ये 15,000 पे हमें 5% डीए मिलेगा, और अगर 5% बढ़ता है तो 10,000 पे हमें कितना मिलेगा, 10,000 पे हमें मिलेगा 55%, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी मिल रहा होगा, समझ गए। अब 10,000 का 55% यानी कि 5,500 रुपए हमारा पेंशन या पेमेंट में ऐड हो जाएगा। कितना बनेगा? बिना डीएडीआर मर्ज हुए हमारा पेंशन बनेगा 15,500 रुपए हमें हर महीने का मिलेगा, जिस दिन हमारा डीएडीआर 55% पहुंचेगा। अब जब मर्ज हो जाएगा तो 15,000 में जब 5% के हिसाब से हमें मिलेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, 15,000, ये 15,000 प्लस कितना होगा, 15,000 का 5% होता है 750 रुपए, तो 750 रुपए ऐड कर दीजिए, इजिकल्स टू 15,750 रुपए आपको मिलेगा। तो बढ़ोतरी किसमें है, फायदा इसमें है या इसमें है? मर्ज होने पर हुआ ना फायदा तो। और आगे जैसे ही डीएडीआर बढ़ता जाएगा, 5 से 10% होगा, 15 होगा, जितना भी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो फायदा है, यहां पर तो सिर्फ 250 रुपए का फायदा है, लेकिन ये फायदा और बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हमारा डीएडीआर मर्ज हो जाए तो हमें फायदा है, अगर मर्ज ना हो तो थोड़ा सा नुकसान है, मर्ज होने पर फायदा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।